नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमांटिक युग में इतिहास की अवधारणा परंपरा के बारे में। हम इतिहास लेखन के प्रमुख चरणों की बात कर रहे हैं, प्रमुख अवधारणा और परंपराओं की बात कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे रोमांटिक युग के बारे में और हमारी जो जानकारी होने वाली है वो होने वाली है इतिहास लेखन की इस किताब से, जिसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. बरे। ठीक है, तो हम बात करते हैं रोमांटिक युग की। तो रोमांटिक युग को रोमानी युग, उपन्यास, कल्पना, भावना या कहानी का युग भी कहा जाता है। यानी कि इतिहास का वह युग जहाँ पर सच्चाई के साथ साथ लेखक कुछ अपने मन से भी लीपापोती करता है, तो उसे रोमांटिक युग हम कहते हैं। इतिहास की अवधारणा समय तथा परिस्थितियों द्वारा निरंतर प्रभावित होती रही है। जैसे भारत में छायावाद को रोमांटिक युग कहा जाता है, इस प्रकार से जब इतिहास में एक अलग प्रकार से लेखन शैली को अपनाया जाता है, जैसे उपन्यास या फिर कल्पना की मात्राओं को बढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पर रोमांटिक शैली आ जाती है। प्रबुद्ध युग का प्रभाव इतिहास की अवधारणा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ इतिहास चिंतन की विशेषता तर्क प्रधान रही है, वहीं रोमानी युगों में इतिहास चिंतन का आधार भावना तथा कल्पना प्रधान था। इसके बाद में हम देखते हैं तत्कालीन दार्शनिकों तथा विचारकों ने जीवन और जगत के आरंभिक रहस्य को भावना और कल्पना के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। इस दृष्टिकोण से इसे रोमानी कहते हैं। अतीत के सौंदर्य का साक्षात्कार करने के लिए विचारकों ने कल्पना तथा भावना के प्रवाह में निमग्न होना अपरिहार्य समझा। युग के विचारकों ने इतिहास को समष्टि प्रधान माना है। इतिहास को समष्टि मतलब कि इतिहास को एक बड़ा विस्तृत रूप माना है और व्यक्ति प्रधान नहीं। यहाँ पर के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को एक समष्टि यानी कि बड़े लेवल पर माना है, जबकि इतिहास को व्यक्ति प्रधान नहीं माना है। उनका कहना है कि इतिहास व्यक्तियों से भी ऊपर उठकर है। मनुष्य इतिहास का कर्ता नहीं है बल्कि उपकरण और उपज होता है। यानी कि इतिहास से मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य से इतिहास का जन्म नहीं होता। यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं रोमांटिक युग के जो इतिहासकार हैं वो। अब हम यहाँ पर समझते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए कि रोमांटिक युग क्या था और किस प्रकार की लेखन शैली यहाँ पर रही। तो आइए समझते हैं। मनुष्य का विकास के पथ पर अग्रसर होना। हर्डर रोमानी युग के महान दार्शनिक एवं विचारक थे। उन्होंने मानव जीवन तथा प्रकृति के विश्वास के बीच समन्वय स्थापित कर कहा कि प्रत्येक जाति के भौगोलिक परिवेश में अपनी शैली और अपने आदर्श होते हैं। मानव इतिहास और प्रकृति दोनों काल में गतिशील तथा जीवित है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो मानव इतिहास है, प्रकृति है, दोनों का संबंध है, दोनों कालमय है, यानी कि दोनों चलते रहते हैं, लगातार चल रहे हैं और दोनों जीवित है। इतिहास में उन्होंने व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार किया है। राष्ट्रों के स्वरूप तथा इतिहास में विभिन्नता का कारण भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता है। यानी कि जो राष्ट्रों के स्वरूप और उनके इतिहास में जो अलग अलग डिफरेंस हम देखने को मिलता है, तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह भौगोलिक स्थिति है। यानी कि भौगोलिक स्थिति इतिहास और राष्ट्रों के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कहना है रोमानी लेखकों का, यानी कि जो रोमांटिक इतिहासकार हैं उनका। दार्शनिक स्वरूप की बात करते हैं तो हर्डर ने जिस नवीन इतिहास दर्शन का सूत्रपात किया, उसका पूर्ण विकास महान दार्शनिक इतिहासकार हेगेल द्वारा संपन्न हुआ। दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो इतिहास है, इतिहास में दर्शनवाद की शुरुआत करने का श्रेय, यानी कि दार्शनिक इतिहास की शुरुआत करने का श्रेय हेगेल को ही जाता है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने का एकमात्र श्रेय हेगेल को है। उन्होंने इतिहास दर्शन का प्रतिपादन कर इतिहास घटनाओं का संकलन तथा अन्वेषण ही नहीं बल्कि उनमें निहित कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा बताया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, मानव स्वतंत्रता का विकास। विश्व इतिहास की मूल प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है। अतः स्वतंत्रता के विकास का तात्पर्य चेतना का विकास है। यानी कि स्वतंत्रता का विकास
कैसे होगा? जब व्यक्ति की चेतना, उसकी बुद्धि का विकास होगा, तब उसकी स्वतंत्रता का विकास होगा। इसी को हर्डा ने नैतिक बुद्धि का प्रसार कहा है, जो सामाजिक संबंधों का वह रूप धारण करता है। ये सामाजिक संबंध राष्ट्र के रूप में परिणत होते हैं, अतः राष्ट्र नैतिक बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उन्होंने इतिहास प्रक्रिया में विचार के 3 स्वरूप यानी कि 3 अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला वाद है, दूसरा प्रतिवाद है और तीसरा साम्यवाद है। इन सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। इन नियमों के आवरण में इतिहास दर्शन का लक्ष्य राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा है। इसका उद्देश्य भविष्य का अनुमान करना नहीं, अपितु वर्तमान परिवेश में अतीत का अन्वेषण है। तो यहाँ पर इतिहासकार या फिर इस परंपरा के लोग क्या कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति का विकास कैसे होगा, ये उसकी परिस्थितियों से ज़्यादा उसकी चेतना पर, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह अपने विकास के बारे में क्या सोचता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इनका उद्देश्य भविष्य का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि वर्तमान के आधार पर अतीत का अन्वेषण करना है। यानी कि यहाँ पर इतिहासकारों का क्या नज़रिया है? इनका नज़रिया है कि पहले की तुलना में हम अभी किस स्थिति में हैं, ना कि ये नज़रिया है कि अभी की तुलना में हम आगे किस स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर इनका उद्देश्य भविष्य देखना नहीं है, बल्कि वर्तमान के आधार पर अतीत का अध्ययन करना है। फिर यहाँ पर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रकृति की प्रक्रिया यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है, जहाँ पर हीगेल ने प्रकृति तथा इतिहास में अंतर को बताया कि प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है। प्रकृति की प्रक्रिया कैसी है? चक्रात्मक है। यानी कि दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। सूर्य निकलता है, डूबता है, फिर निकलता है, फिर डूबता है। पहले अभी गर्मी आ गई है, फिर ठंडी आएगी, बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी। इस तरह से ये सब चलते रहेगा, ये सब कंटिन्यू चलते रहेगा, चक्रीय प्रक्रिया में ये सब चलते रहेगा। तो यहाँ पर हीगेल ने कहा है कि जो प्रकृति की प्रक्रिया है वह तो चक्रात्मक है, लेकिन जो इतिहास है वह चक्रात्मक नहीं है। यानी कि इतिहास का जो स्वरूप है वो हर बार बदलता है। पहले जो घटना घटित हुई थी, जरूरी नहीं है कि वह उसी क्रम में घटित होगी। अगर घटित होगी तो वह नए रूप में, नए स्वरूप में घटित होगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो इतिहास का स्वरूप है वह रेखागत है। रेखागत मतलब कि सीधा है, ना कि गोल है। जबकि प्रकृति की प्रक्रिया गोल है, लेकिन इतिहास की प्रक्रिया सीधी है। एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं होगा। इसकी आवृत्तियों में सदैव नवीनता रहती है। किसकी आवृत्तियों में? तो इतिहास की आवृत्तियों में सदैव नवीनता रहती है। एक युद्ध दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है, यानी कि एक घटना दूसरी घटना से बिल्कुल अलग होती है। मान लीजिए आज मेरा बर्थडे है, अब अगले साल मेरा बर्थडे फिर से आएगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। डेट वो नहीं रहेगी, मैं उस साल का नहीं रहूँगा, बहुत सारी कंडीशन बदल जाएगी। लेकिन प्रकृति की बात करें तो जो बरसात अभी आई है वो बरसात अगले साल फिर आएगी। तो यहाँ पर हीगेल कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति की प्रक्रिया है वह चक्रात्मक है, लेकिन इतिहास की प्रक्रिया चक्रात्मक नहीं है, वह रेखावत है। तो इस प्रकार अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप नॉर्मल पैराग्राफ बनाकर भी इन चीज़ों को समझकर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम 5वां पॉइंट देखते हैं। तो 5वां पॉइंट आता है चेतना एवं विवेक का स्वरूप। चेतना एवं विवेक का स्वरूप क्या होना चाहिए? पहले समझ लीजिए चेतना किसे कहते हैं। तो चेतना जो हमारा मस्तिष्क या फिर जो हमारा कॉन्शियसनेस माइंड होता है, जहाँ पर हम सोचते हैं, उसे चेतना कहते हैं। और विवेक यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे अंदर विचार आते हैं, जो नैतिकता आती है, वो विवेक हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम उन्होंने चेतना तथा विवेक को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया है। चेतना अनश्वर है, यानी कि चेतना कभी समाप्त नहीं हो सकती। आज जो मेरी चेतना है, हो सकती है कि जो मेरे फॉलोअर्स होंगे या फिर जो लोग मुझे अपना गुरु मानेंगे, उनकी चेतना भी वैसी हो जाए। यानी कि चेतना कभी समाप्त नहीं होने वाली, ये एक दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को इस तरह से ट्रांसफ़र होती रहती है। प्रत्येक युग की ऐतिहासिक घटनाएं चेतना द्वारा प्रभावित
होती है। दास प्रथा पुनर्जागरण काल, निरंकुशता युग, प्रबुद्ध युग, रोमानी युग, क्रांति युग तथा प्रजातंत्र की ऐतिहासिक घटनाएं चेतना से प्रभावित रही है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो चेतना है, चेतना जब अपने अंदर परिवर्तन करती है या फिर जब चेतना का विकास होता है तब इतिहास में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जब दास प्रथा चल रही थी तो वो चलती रही, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति की चेतना में यह विकास हुआ कि दास प्रथा सही नहीं है, तो उसने धीरे धीरे इस चेतना का प्रसार किया, यानी कि उसने जो सोचा था दास प्रथा के बारे में वो उसने फैलाया। धीरे धीरे समाज की चेतना वैसी हो गई कि दास प्रथा अच्छी नहीं है और फिर समाज के एक बड़े वर्ग ने मिलकर दास प्रथा का अंत कर दिया। इस प्रकार चेतना का कभी अंत नहीं होता, चेतना अनश्वर है और चेतना धीरे धीरे फैलकर समाज की चेतना बन जाती है और फिर क्रांति होती है और फिर बदलाव होता है। जो बदलाव का क्रम होता है वही इतिहास होता है। यह चेतना मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित करके अपने अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करती है। यानी कि चेतना मानवीय मस्तिष्कों को, यानी कि किसी भी व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जा सकता है अगर उसे सही से समझाया जाए, सही से उसकी चेतना में बातों को डाला जाए। तो यहाँ पर आप चीज़ों को तब अच्छे से समझ पाएंगे जब आप किसी घटना के साथ या फिर वर्तमान इंसिडेंट्स के साथ इसे रिलेट करेंगे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज जो लोग पहले आज से 10 साल पहले सेकुलर टाइप के थे या फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते थे या फिर जिन्हें ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध कथावाचक हो गए, जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी हो गए, बागेश्वर धाम हो गए। इस तरह के बहुत सारे प्रसिद्ध कथावाचक या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में है, बीजेपी है या फिर जो सत्ता के प्रमुख नेता है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो चेतना है, उसका प्रसार देश के ज़्यादातर लोगों के कॉन्शियसनेस माइंड में हो गया है, जिसके कारण अब लोगों का धार्मिक रुझान बढ़ गया है और अब सेकुलर की जगह लोग अपने आप को कट्टर धार्मिकता की ओर लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप वर्तमान से रिलेट करके समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की चेतना अगर सब तरफ फैल जाए, उसके विचार फैल जाए, तो धीरे धीरे पूरे समाज की चेतना वैसी ही हो जाती है। फिर इसके बाद में हम छठवा देखते हैं। तो छठवा आता है बुद्धि का स्वरूप, यानी कि सोचने समझने का जो माइंड है उसका स्वरूप कैसा होता है। तो बुद्धि कोई अमूर्त तथा अव्यक्त तत्व नहीं है, यानी कि बुद्धि कोई मरी हुई चीज़ नहीं है, यह जीवित है और यह भी सोचती रहती है। और जो हमारी इंद्रियातीत दैवी शक्ति है, यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, वह सभी मिलकर काम करती है बुद्धि के जरिए। यह मानवीय जीवन की सामान्य मानसिक स्थिति है। इतिहास विचारों का क्रम और दैवी बुद्धि की क्रिया है। ऐतिहासिक संक्रांतियाँ काल दंड पर सजाई हुई तार्किक प्रगति है। प्रत्येक ऐतिहासिक तर्क में सामायिकता रहती है। इसका स्वरूप द्वंद्वात्मक तथा विरोधात्मक है। यानी कि जब बुद्धि का विकास होता है तो यह भी चेतना की तरह ही है कि बुद्धि के विकास होने के साथ साथ ऐतिहासिकता में भी परिवर्तन आता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूँ। अगर मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अपने आने वाले वीडियो में उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, इस तरह रोमांटिक युग में इतिहास उपन्यास कल्पना व भाव प्रधान धारणा कर सकता है, जिसे लिखते समय इतिहासकारों की व्यक्तिगत भावना होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर रोमांटिक युग वह है जहाँ पर इतिहास के साथ साथ व्यक्तिगत भावना या फिर विचार, कहानी, उपन्यास जैसी चीज़ें सम्मिलित हो जाती है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमें अपने दिमाग को ऐसा बनाना चाहिए कि वो परिस्थितियों को देखते हुए ही कोई चाह मन में उठाए। वैसे ही गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि सारी समस्याओं की मूल जड़ तृष्णा है, यानी कि इच्छाएं हैं। इच्छाएं जितनी सीमित होगी हमारा जीवन उतना ही बेहतर और सुखी होगा। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।